अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अहमद फ़राज़ है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब ये जो जनरेशंस हैं ये टोटल 5 तरह की होती हैं, जिसमें इनको डिवाइड किया गया है कि इनकी टेक्नोलॉजी जिसमें कौन सी यूज़ हुई हुई है उसकी बेस पे। जैसे फर्स्ट जनरेशन को इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के सब कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब की यूज़ हुई थी। इस तरह से सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर की यूज़ हुई थी। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे कुछ इनके सन लिखे हुए हैं कि 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1957 तक ये फर्स्ट जनरेशन रही थी। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब हम चलते हैं पहली फर्स्ट जनरेशन की तरफ कि जिसमें वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। अब वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये वैक्यूम ट्यूब है। इसकी मदद से जो है वो कंप्यूटर्स बनाए गए थे। अब ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये इसका दूसरा नुकसान ये था, ये हीट कर इट प्रोड्यूस मच हीट दैट कॉज द कंप्यूटर ब्रेक डाउन। इससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि कंप्यूटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता था। टू फर्स्ट जो इनके जो कंप्यूटर थे इनमें एक का नाम है ENIVAC और दूसरे का नाम है यूनिवैक। ठीक है, ये दो कंप्यूटर इसमें हमारे पास आते हैं। अब इसके इस फर्स्ट जनरेशन के फ़ायदा ये था कि इस वैक्यूम ट्यूब की मदद से हमारे जो कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल कंप्यूटर हम बनाना पॉसिबल हो गया था। जबकि इसका नुकसान ये है कि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था। ये पोर्टेबल नहीं थे कंप्यूटर, एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं लेके जा सकते थे। ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे जिसके लिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, यानी कि ख़राब हो जाते थे, ब्रेक डाउन हो जाते थे। इसके बाद ये इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये स्लो थे। इसमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता था और पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। इनको मेंटेन करना भी मुश्किल था। इसमें जो इनपुट थी वो पंच कार्ड के ज़रिए से दी जाती थी और मैग्नेटिक ड्रम जो है वो यूज़ होते थे, तो जिनकी हमारे पास जो स्टोरेज है वो भी कम होती थी। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे आती थी और ये मशीन लैंग्वेज को सिर्फ यूज़ करते थे। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है हम आगे जाके देखेंगे। मशीन लैंग्वेज बेसिकली 0 और 1 की फॉर्म में होती है। दूसरी जनरेशन में अगर हम देखें तो दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया कि जिसमें जिसको इन्वेंट थ्री साइंटिस्ट थे, विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन एंड वाल्टर ब्रेटन। बेल लेबोरेटरी में से 1947 में बनाया गया। द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अब देखिए इसका साइज़ जो है ये आपने देखे होंगे, आपने अक्सर खिलौनों में देखा होगा इस तरह की चीज़ लगी हुई होती है। तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है वैक्यूम ट्यूब से। और इस सीरीज़ में जो कंप्यूटर आते थे उसका साइज़, उनका जो नेम है वो है IBM 7094 और IBM 1400 सीरीज़। ठीक है, और ये लास्ट में CDC 164 ETC, ये भी इसी जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब इससे इसका जो है साइज़ जो है देखिए कितना कम हो गया। इसका फ़ायदा ये था, ये स्मॉल इन साइज़ से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो है बहुत ज़्यादा साइज़ कंप्यूटर का कम हो गया था और पावर भी कम लेते थे। ज़ाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर उस पे ज़्यादा लगती थी और ये बिल्कुल छोटे से हैं और उस पे पावर भी कम लगती है। इससे कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए, यानी कि कंप्यूटर का साइज़ कम हुआ तो वो इससे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ज़्यादा आसान हो गया। दे हैड हाई स्पीड एंड मोर रिलायबल। इनकी जो स्पीड थी वो भी ज़्यादा फास्ट होगी और ये ज़्यादा रिलायबल हो गए क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते। दे वर लेस एक्सपेंसिव दैन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ये ज़्यादा सस्ते भी थे और इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो एज ए इंटरनल स्टोरेज, यानी कि स्टोर कोई भी डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो यूज़ की जाती थी। इसमें भी पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वगैरह और प्रिंटर वगैरह जो है वो यूज़ कर किए जाते थे। द असेंबली लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। उसमें जो है पिछली वाली फर्स्ट जनरेशन में सिनो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, इसमें जो है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोरट्रॉन और कोबोल। फार्मूला ट्रांसलेशन और कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे कोबोल जो है वो यूज़ की जाती थी। इसका नुकसान ये था, ये भी जो है हीट प्रोड्यूस करते थे, इसको भी मेंटेन रखना पड़ता था। ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो इसकी मुश्किल थी अभी भी, और इसका ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते थे और ये इतने ज़्यादा वर्सटाइल नहीं थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी जो है वो जैक किल्बे ने इन्वेंट किए थे। और आईसी जो है इसमें ये देखें, ये इसका साइज़ जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उससे भी मज़ीद कम कर दिया गया। द कंप्यूटर बिकम स्मॉल इन साइज, फास्टर एंड मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव। द एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं। ये कंप्यूटर वो कह रहे स्मॉल थे, फास्ट हो गए और ज़्यादा रिलायबल भी हो गए। थर्ड जनरेशन के हमारे पास इसके फ़ायदे क्या थे? कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा स्मॉल हो गए और इससे ऑपरेट करना भी इजी हो गया। ये जो है वो लेस हीट प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा रिलायबल थे, लेस एक्सपेंसिव थे और इसकी कॉस्ट भी कम थी और इसकी जो प्रोसेसिंग जो स्पीड थी वो हाई थी। इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी कम थी। इसी जनरेशन में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो है वो एज ए इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होने लगी और स्टोरेज के लिए जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो इस्तेमाल होने लगी। और इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करने लगी। लेकिन ये भी जो है वो हीट थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करते रहते थे, लेकिन इसके लिए जो है वो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो हाई टेक्नो और आईसी बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो भी हाई चाहिए होती थी, हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती थी आईसी चिप्स को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या था कि एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आईसी लगे हुए होते थे, यानी कि जो आपने पिछली जनरेशन देखी, ये आईसी जो है वो एक एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आईसी लगे हुए होते थे। और स्टेड होफ ने 1971 के इंटेल जो है उसने बनाया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर और इसे इंटेल 4004 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जनरेशन में VLSI और LSI कंपोनेंट जो है लार्ज स्केल सर्किट जो है वो डिज़ाइन होने लगे, जिसके ऊपर हमारे पास ये जो है सारे जो सर्किट जो हैं वो बने होते थे। इससे हमारे पास साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब देखिए ना, थाउजेंड ऑफ आईसी एक चिप पे लगा दिए और इससे जो हमारे पास कंप्यूटर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आते हैं वो IBM PC, एप्पल का मैकिन्टोश जो है वो आता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं फोर्थ जनरेशन के? ये इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल स्मॉल जो है वो हो गया था, ठीक है? यानी कि पिछले वाले में भी स्मॉल हुआ था, लेकिन इस वाले कंप्यूटर में इतना स्मॉल हो गया था कि वो एक डेस्कटॉप पे भी आ सकते थे। द कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ लोअर देन प्रीवियस जनरेशंस। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा कम हो गए, सस्ता हो गया था। और ये पावर भी कम जो है वो यूज़ करता था, हीट भी लेस प्रोड्यूस करता था। ये हमारे पास रिलायबल भी था और पावरफुल भी था। इसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि उसमें एक जनरेशन पिछली में एक आईसी यूज़ होता है, इसमें थाउजेंड ऑफ आईसी एक ही उसमें माइक्रो प्रोसेसर पर लगा के, तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई। ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी जो है वो प्रोड्यूस होने लग गए। और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर भी जो है वो इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। और वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो भी इसी जनरेशन में आई। इसमें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल हुआ, जिसमें हमारे पास आइकन जो है यानी कि जैसे ये आपको आइकन दिख रहे हैं, ये GUI है, ठीक है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इसी जनरेशन में आया था। और इसमें मल्टीमीडिया जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियो का इस्तेमाल भी होने लगा। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता था। ये इसमें हमारे पास नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी भी इसी जनरेशन में यूज़ होने लगी। इसमें भी हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर भी इसी इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होने लगा। और इसकी जो स्टोरेज थी वो फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CDs वगैरह और हार्ड ड्राइव में इसकी जो है वो डाटा जो है वो यहाँ पे सेव होता था। स्टोरेज डिवाइसेस इसकी कौन कौन सी थी? हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क। इसका जो है वो डिसएडवांटेज क्या है? सॉरी, यहाँ पे डिसएडवांटेज आएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चर। किसको रिक्वायर्ड? इसको जो चलाने के लिए या इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? यही इसका एक नुकसान था। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आएंगे, जो आज से प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक जो हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होंगे फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन में फॉल करेंगे। और इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जिसमें रोबोट्स जो हैं वो आ जाएंगे। रोबोट्स जो हैं वॉइस रिकग्नाइज करेंगे, गेम्स जो हैं वो प्ले करेंगे, सारा कुछ जो है वो रोबोट्स वगैरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे एक इंसान का बच्चा बिल्कुल देख के सीखता है, कंप्यूटर भी खुद ही जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इस देखेंगे, रिसीव करेंगे और उसी के मुताबिक जो है वो लर्न भी करेंगे, ठीक है? द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर विद रियल IQ। कंप्यूटर ऐसे बनाएंगे जिनका इंसान का जिस तरह IQ लेवल होता है, तो कंप्यूटर का भी IQ लेवल होगा। द गोल इज़ टू डेवलप अ कंप्यूटर दैट कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, जो आम इंसानी ज़ुबान भी समझेंगे। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है?
The computer in the future might be constructed different from today's computer. They might be in front of optical computer that process data and use light instead of electrons. The nanotechnology can be used to develop tiny computers. अब वो कह रहे हैं इसमें जो कंप्यूटर्स हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के बजाय यानी कि करंट के बजाय लाइट की मदद से जो है वो प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और ये जनरेशन इस जनरेशन में वो कह रहा है जैसे टाइनी बिल्कुल इतने छोटे कंप्यूटर आ जाएंगे, जैसे आपने जो है वो आप सुना भी होगा कि बिल्कुल इतने छोटे कंप्यूटर आ गए हैं कि जो हमारी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ होगी वो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कहलाएगी और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और ये जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। शुक्रिया।